नमस्कार दोस्तों, गुजराती सेंसे में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जिसने भारतीय बिजनेस की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया, रतन टाटा। ये शख्स इतना बड़ा है कि हर कोई जानता है, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि उनके बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो मीडिया ने कभी नहीं बताई? आज हम आपको रतन टाटा की जिंदगी के उन छुपे हुए पहलुओं के बारे में बताएंगे जिनके बारे में शायद ही कभी सुना होगा। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम रतन टाटा के बारे में कुछ चौंकाने वाली और दिलचस्प बातें जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्ली लाइफ एंड करियर, द अंडरडॉग हु मेड इट बिग। रतन टाटा का जन्म 1937 में हुआ था और उनका नाम खुद टाटा समूह से जुड़ा था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शुरुआत में उनका करियर बहुत आसान नहीं था। उनके परिवार के लोग और कई बोर्ड मेंबर्स उनके नेतृत्व पर शक करते थे। जी हां, रतन टाटा को अपनी जगह बनाने के लिए पहले से ही बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। उन्होंने विदेश में पढ़ाई की और वहां से लौटते ही उनके अंदर एक नई तरह की दृढ़ता और स्वतंत्रता आ गई। जब 1991 में रतन टाटा को अपने चाचा JRD टाटा के निधन के बाद टाटा समूह का चेयरमैन बनाया गया, तो यह फैसला आसान नहीं था। रतन का नेतृत्व शांत और सुविचारित था, जो अपने आप में एक चुनौती थी, लेकिन उन्होंने अपनी रणनीति से सबको हैरान कर दिया और टाटा समूह को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। द जैगुआर एंड लैंड रोवर डील, वाज इट जीनियस और फूलिश? 2008 में रतन टाटा ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। उन्होंने जगुआर और लैंड रोवर को $2.3 अरब में खरीदा। इस फैसले ने दुनिया भर में हलचल मचा दी। दो प्रतिष्ठित ब्रिटिश ब्रांड्स को खरीदने का यह कदम बहुत ही जोखिम भरा था, लेकिन रतन टाटा ने इसे एक दूरदर्शिता के साथ किया। लेकिन यह सौदा कुछ खास नहीं रहा। जगुआर और लैंड रोवर पहले से ही वित्तीय संकट में थे और फिर वैश्विक मंदी ने स्थिति और भी बिगाड़ दी। लेकिन रतन टाटा ने हार नहीं मानी। उन्होंने इन ब्रांड्स को पुनर्जीवित करने के लिए भारी निवेश किया और धीरे धीरे इन्हें वैश्विक बाजारों में पहचान मिली। हालांकि इस फैसले ने उन्हें बहुत आलोचनाओं का सामना किया, लेकिन रतन टाटा के दूरदर्शिता ने टाटा समूह को नई ऊंचाई पर पहुंचाया। द एयर इंडिया बिड, द डील दैट नेवर वाज। रतन टाटा के फैसले हमेशा सही नहीं रहे। 2000 के दशक के शुरुआत में उन्होंने एयर इंडिया को खरीदने का प्रस्ताव रखा था। एयर इंडिया को फिर से सही रास्ते पर लाने के लिए उनकी कोशिशें भी एक बड़ी खबर बनी। लेकिन क्या हुआ? सरकार ने उनके प्रस्ताव को खारिज कर दिया। क्या इसके पीछे कुछ और था? क्या सरकार किसी बड़े सरकारी उपक्रम को निजी हाथों में देना नहीं चाहती थी? ये सवाल आज भी अनुत्तरित है। रतन टाटा का एयर इंडिया के लिए प्रयास अधूरा रह गया, लेकिन यह साबित करता है कि वह सिर्फ बिजनेस के बारे में नहीं सोचते, बल्कि देश की सेवा करने की सोच भी रखते हैं। द सीक्रेटिव लव लाइफ, सिमी गरेवाल, अ हिडन चैप्टर। अब बात करते हैं रतन टाटा की निजी जिंदगी के बारे में, जिसे उन्होंने हमेशा बेहद गुप्त रखा। रतन टाटा, जो भारतीय बिजनेस के बादशाह हैं, उनकी लव लाइफ हमेशा से एक रहस्य रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके और भारतीय टीवी की मशहूर हस्ती सिमी गरेवाल के बीच एक करीबी रिश्ता था? 90 के दशक में रतन टाटा और सिमी गरेवाल कई बार सार्वजनिक कार्यक्रमों में एक साथ नजर आए थे, जिससे उनके बीच रिश्ते की अटकलें लगने लगीं। हालांकि रतन टाटा और सिमी गरेवाल ने कभी भी इस संबंध की पुष्टि नहीं की। फिर भी ये अफवाहें लगातार चर्चा का विषय रहीं। रतन टाटा हमेशा एक सच्चे प्रोफेशनल रहे हैं और उन्होंने अपनी व्यक्तिगत जिंदगी को निजी रखा। लेकिन क्या यह सच था कि उनका दिल सिमी गरेवाल के लिए धड़कता था? यह आज भी एक रहस्य है। रतन टाटा ने अपने करियर पर पूरा ध्यान दिया और शायद यही कारण था कि उनका निजी जीवन हमेशा पर्दे के पीछे ही रहा। द साइरस मिस्ट्री कंट्रोवर्सी, अ शॉकिंग एक्सिट। आखिरकार बात करते हैं साइरस मिस्त्री विवाद की, एक ऐसी कहानी जिसने पूरे कॉर्पोरेट इंडिया को हिलाकर रख दिया। रतन टाटा के द्वारा चुने गए उत्तराधिकारी साइरस मिस्त्री को 2016 में अचानक चेयरमैन पद से हटा दिया गया।
इस फैसले ने पूरे देश को चौंका दिया। साइरस मिस्त्री ने रतन टाटा पर आरोप लगाया कि वह बहुत ही स्वेच्छाचारी तरीके से समूह के मामलों में हस्तक्षेप करते थे, जबकि रतन टाटा ने इसे पूरी तरह से नकारा। यह विवाद काफी लंबा चला और अंततः मिस्त्री को कोर्ट का रुख करना पड़ा, लेकिन रतन टाटा का चेहरा हमेशा साफ बना रहा। इस पूरे घटनाक्रम ने यह सवाल खड़ा किया कि क्या रतन टाटा की नेतृत्व शैली के साथ कुछ समस्या थी, या फिर साइरस मिस्त्री सिर्फ सही व्यक्ति नहीं थे। टाटा स्टील्स कोरस एक्विजिशन, अ गैम्बल इन यूरोप, एन इंडियन बेट। रतन टाटा ने 2007 में एक ऐसा कदम उठाया जिसने भारतीय उद्योग जगत में भूचाल ला दिया। टाटा स्टील द्वारा यूरोप की प्रमुख स्टील कंपनी कोरस का अधिग्रहण। यह सौदा 12 अरब 100 करोड़ का था, जो उस समय भारतीय कंपनियों द्वारा किया गया सबसे बड़ा विदेशी अधिग्रहण था। भारत के लिए यह गौरव का पल था। टाटा समूह का एक भारतीय बिजनेस जो अब विश्व के सबसे बड़े औद्योगिक समूहों में से एक के रूप में पहचान बना रहा था। लेकिन क्या यह सौदा रतन टाटा की सफलता का प्रतीक था, या फिर एक ऐसी चुनौती थी जिससे टाटा समूह के लिए मुसीबतें खड़ी हुईं? उस समय यूरोप का स्टील उद्योग वित्तीय संकट में था, खासकर बढ़ती लागत और कम होते लाभ मार्जिन के कारण। लेकिन रतन टाटा ने इसे एक दीर्घकालिक निवेश के रूप में देखा, जिससे वह यूरोप और वैश्विक बाजारों में अपनी उपस्थिति को मजबूती देना चाहते थे। अधिग्रहण के बाद आर्थिक मंदी 2008 से 9 ने टाटा स्टील को भारी नुकसान पहुंचाया। कोरस के साथ संघर्ष करते हुए टाटा समूह ने भारी नुकसान उठाया और कोरस के प्रबंधन में विभिन्न कटौती करनी पड़ी। हालांकि रतन टाटा की दृष्टि दीर्घकालिक थी, इस डील को लेकर कई विशेषज्ञ का सवाल उठाते रहे हैं। क्या यह अधिग्रहण एक जोखिम भरा कदम था जो लाभदायक नहीं बन सका, या फिर इसे समय के साथ बदलती परिस्थितियों ने संकट में डाल दिया? आज भी इस डील की आलोचना होती है, लेकिन रतन टाटा इसे एक विजनरी निर्णय मानते हैं जिसने टाटा समूह को एक वैश्विक ताकत के रूप में स्थापित किया। रतन टाटा ने बार बार कहा है कि यह सिर्फ पैसे का सवाल नहीं था, बल्कि यह भारतीय कंपनियों को वैश्विक प्लेटफॉर्म पर ले जाने का एक मिशन था। रतन टाटा's entry into social media, connecting with the youth। रतन टाटा, जिन्होंने हमेशा एक लो प्रोफाइल लाइफ जी है, ने 2020 में सोशल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और तुरंत ही लाखों लोगों के दिलों पर छा गए। 83 साल की उम्र में उन्होंने इंस्टाग्राम ज्वाइन किया और उनकी पहली पोस्ट ने सोशल मीडिया पर धमाल मचा दिया। सिर्फ कुछ ही समय में उनके फॉलोअर्स की संख्या लाखों में पहुंच गई। आप सोच सकते हैं कि इतनी देरी से सोशल मीडिया ज्वाइन करना उनके लिए क्यों जरूरी था। दरअसल रतन टाटा का यह कदम युवाओं से जुड़ने और एक नई पीढ़ी को प्रेरित करने का तरीका था। सोशल मीडिया पर उनकी उपस्थिति ने उनके व्यक्तित्व के एक और सॉफ्ट पहलू को उजागर किया। सादगी, विनम्रता और उनके जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण अनुभव। उनकी पोस्ट्स में अक्सर उनकी निजी जिंदगी की झलक मिलती है, चाहे वह उनकी बचपन की तस्वीरें हों, पालतू जानवरों के प्रति उनके प्रेम की बातें हों, या फिर उनके व्यावसायिक जीवन की प्रेरणादायक कहानियां। लेकिन क्या सोशल मीडिया ज्वाइन करना सिर्फ एक सरल कदम था, या इसके पीछे कोई रणनीतिक सोच थी? टाटा ग्रुप की छवि को युवाओं के बीच और मजबूत करने के लिए 2020 में कोविड-19 के दौर में, जब पूरी दुनिया डिजिटल माध्यमों से जुड़ी हुई थी, रतन टाटा की सोशल मीडिया उपस्थिति एक प्रेरणा का स्रोत बन गई। उनकी पोस्ट्स में न सिर्फ मोटिवेशन था, बल्कि उन्होंने युवाओं को अपने आइडियाज और सपनों पर काम करने की प्रेरणा दी। वह सिर्फ एक उद्योगपति नहीं, बल्कि एक ऐसे आइकन बन गए जिनसे लाखों युवा अपने विचार साझा करना चाहते थे। इससे रतन टाटा की पर्सनैलिटी का एक और पहलू खुलता है। वह न सिर्फ एक दूरदर्शी लीडर है, बल्कि एक ऐसे शख्स हैं जो हर पीढ़ी से जुड़े रहना जानते हैं। उन्होंने डिजिटल युग में भी खुद को प्रासंगिक बनाए रखा और इस तरह अपने फॉलोवर्स के दिलों में अपनी एक खास जगह बनाई। Tata Steel's values and Ratan Tata's philanthropy, a leader's ethical commitment। रतन टाटा की कामयाबी का एक सबसे बड़ा पहलू है उनकी नैतिकता और परोपकार में गहरी आस्था। उन्होंने हमेशा समाज सेवा को बिजनेस से भी ऊपर रखा है। टाटा ट्रस्ट्स
जो टाटा समूह के मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा समाज सेवा में लगाते हैं, भारत में सबसे बड़े परोपकारी संगठनों में से एक है। रतन टाटा का यह मानना है कि किसी भी व्यवसाय की सफलता सिर्फ मुनाफे में नहीं, बल्कि समाज को बेहतर बनाने में है। उनकी परोपकारी गतिविधियों में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी जाती है। उन्होंने आईआईटी और आईआईएम जैसे प्रमुख संस्थानों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए करोड़ों का योगदान दिया। इसके साथ ही उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने बड़े पैमाने पर अस्पताल, स्कूल और रिसर्च संस्थानों की स्थापना की है। लेकिन क्या यह परोपकार सिर्फ समाज सेवा के लिए था, या इसके पीछे एक दीर्घकालिक रणनीति भी छिपी थी? क्या यह टाटा ब्रांड को और भी मजबूत बनाने का तरीका था, ताकि दुनिया में यह दिख सके कि टाटा समूह न सिर्फ व्यापार में बल्कि समाज सेवा में भी अग्रणी है? तो क्या रतन टाटा वह आदर्श व्यवसायी हैं जो अपनी दूरदृष्टि से भारत के सबसे बड़े कारोबारी बने, या फिर उनके करियर में कुछ ऐसे अंधेरे पहलू थे जिन्हें मीडिया ने छुपाया? जगुआर और लैंड रोवर के अधिग्रहण से लेकर नैनो के फ्लॉप होने और सिमी गरेवाल के साथ रिश्ते तक, रतन टाटा की यात्रा बहुत ही दिलचस्प रही है। उनका योगदान भारतीय व्यवसाय और समाज में अनमोल है, लेकिन उनके निर्णय, असफलताएं और निजी जिंदगी के राज उनके व्यक्तित्व के और भी गहरे पहलू खोलते हैं। रतन टाटा का प्रभाव हमेशा रहेगा, लेकिन क्या आप इसे सिर्फ एक व्यवसायी का प्रभाव मानते हैं या कुछ और? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे और भी दिलचस्प वीडियोस के लिए गुजराती सेंसी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।